नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ शोभना यादव। गुजरात और हिमाचल के नतीजों ने एक बार फिर मोदी मैजिक पर मोहर लगा दी है। बीजेपी लगातार छठी बार गुजरात जीतने में कामयाब रही है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले उसकी सीटें कम हुई हैं। वहीं राहुल का बतौर अध्यक्ष हार से पहली बार सामना हुआ है। गुजरात में कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन राहुल तमाम कोशिशों के बाद भी गुजरात जीतने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। मोदी मैजिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, लेकिन पहले हम आपको बड़ी बातें बता देते हैं। तो मोदी बनाम राहुल की जो बड़ी बातें हैं, सूरत में जहां जीएसटी के खिलाफ आवाज उठी, वहीं 16 में से 15 सीटें बीजेपी के खाते में गई। पटेल अहमदाबाद के केंद्र अहमदाबाद में बीजेपी ने 16 में से 12 सीटें जीती। सोमनाथ के सोरठ इलाके में कांग्रेस ने 9 में से 8 सीटें जीती। गुजरात में बीजेपी ने लगातार छठी बार अपनी जीत दर्ज की है। ये बड़ी बातें हम गुजरात की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के तीनों बड़े नेता चुनाव हार गए, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी का वोट शेयर 1% बढ़ा है, इससे उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी हुई मानी जा सकती है। पिछली बार के मुकाबले 16 सीटें हालांकि बीजेपी के खाते में कम गई हैं। पाटीदार बनाम पाटीदार उम्मीदवारों में बीजेपी 25, कांग्रेस 9 पे, ओबीसी बनाम ओबीसी में बीजेपी को 17 और कांग्रेस को 21 सीटें मिली हैं। दलित बनाम दलित उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सूरत में जहां जीएसटी के खिलाफ आवाज उठी, वहां 16 में से 15 सीटें बीजेपी के खाते में गई और अहमदाबाद जो पटेलों का केंद्र, वहां 16 में से 12 बीजेपी के खाते में गई। और मोदी वर्सेस राहुल की अगर हम बात करें, क्योंकि ये उन्हीं दोनों के बीच की लड़ाई थी, तो ये राहुल गांधी की 29वीं हार है और प्रधानमंत्री मोदी की ये 12वीं जीत है। मोदी ने 3 साल में 18 में से 12 चुनाव जितवाए हैं। इंदिरा गांधी 1967 में 3 साल में 17 में से 13 चुनाव जितवाए थे उन्होंने, और प्रधानमंत्री मोदी की ये 12वीं लगातार जीत है। अब आपको दिखाते हैं कि गुजरात में मोदी राहुल में से कौन कितना ज्यादा असरदार रहा। मोदी ने 34 रैलियां करी, 134 सीटों तक पहुंचे, 72 में उन्होंने जीत दर्ज की। राहुल गांधी ने 30 रैलियां की, 120 सीटों तक पहुंचे, 62 पर उन्होंने जीत दिलाई। मोदी का सक्सेस रेट 54% रहा, राहुल का सक्सेस रेट 52% रहा। तो ये बड़ी बातें हम गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। और ये लड़ाई सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी की थी। कांग्रेस ने कड़ी टक्कर इस बार गुजरात में बीजेपी को दी। हिमाचल प्रदेश जरूर कांग्रेस के हाथ से निकल गया। एंटी इनकम्बेंसी के बाद लगातार छठी बार आना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि मोदी का ये मिशन कितना कामयाब हुआ। बीजेपी एनडीए की 19 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की बस 5 राज्यों में है। कांग्रेस के 766 विधायक बचे हैं। इतिहास में कांग्रेस के सबसे कम विधायक बीजेपी के 1428 विधायक हो गए हैं। किसी भी पार्टी के अब तक का सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के 70% सांसद बीजेपी के हैं। तो ये जो महाचर्चा हम करने जा रहे हैं अगले कुछ समय में, वो बड़े सवाल क्या है इंडिया न्यूज के, वो हम आपको बता रहे हैं। गुजरात में क्या कांग्रेस ने विकास का सचमुच अपमान किया कि लोगों ने इस कदर उनको नकार दिया? क्या जातिवादी आंदोलनों ने बीजेपी का नुकसान किया? ये दूसरा बड़ा सवाल है इंडिया न्यूज का। गुजरात के नतीजों को मोदी ऐतिहासिक क्यों मानते हैं? कल उन्होंने संसदीय बोर्ड की मीटिंग में कहा 2019 तक क्या देश में राजनीति की दशा दिशा बदल जाएगी? गुजरात चुनाव के नतीजों से ये निष्कर्ष निकालने की हम कोशिश करेंगे चर्चा में कि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उससे अब दशा दिशा बदलेगी चुनाव की, चुनाव प्रचार की? तो तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ अंबिकानंद सहाय जी सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद खान कांग्रेस स्पोक्सपर्सन मेरे साथ मौजूद हैं, शरद मणि त्रिपाठी जी स्पोक्सपर्सन बीजेपी हैं, वो भी मेरे साथ हैं। बीजेपी का रुख कर लेती हूं। सर, बहुत बहुत बधाई है आपको, और कांग्रेस को आपने पछाड़ दिया है। आपका विजय रथ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी मैजिक एक बार फिर चल गया, फिर आप क्रेडिट मोदी को ही देंगे? नहीं, देखिए, बधाई पूरे देश के लोगों को है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लोगों को है कि उन्होंने जो विकास का एजेंडा है उस पर वोट किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रति अपने विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी के कामों पर मोहर लगाई। तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जिन चुनौतियों के बीच में काम किया है। देखिए,
नोटबंदी के बाद बहुत ज्यादा बावेला किया, विपक्ष के साथियों ने बहुत सवाल उठाए और उसके बाद से उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो किस तरह के नतीजे आए। गुजरात चुनाव से ठीक पहले जीएसटी को इशू बनाया गया और अभी मैं आपकी रिपोर्ट में देख रहा था कि सूरत जैसी जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा करने की कोशिश हमारे विपक्ष के साथियों ने की, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिला है। 6वीं बार लगातार सरकार बनाना, तमाम चुनौतियों के बीच में, तमाम दुष्प्रचारों के बीच में, तमाम हमलों के बीच में निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने भी जिस तरह से विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के प्रति, ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के कामों की विजय है, उनकी मेहनत की विजय है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं उनके संगठनात्मक, उनके व्यू रचना की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है पिछले 22 सालों में गुजरात में, गुजरात की जनता ने उस पर मुहर लगाया है। तब जबकि तमाम लोग जाकर वहां पर पूरी लड़ाई को जाति पात के दायरे में लाना चाहते थे, विकास के एजेंडे से दूर करना चाहते थे। शुरुआत ही उनकी ऐसे हुई कि उन्होंने जात पात में बांटने की कोशिश की, लेकिन गुजरात की जनता ने जवाब दिया और लगातार 6वीं बार विजय हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए ठीक है, इस उपलब्धि पर हम आगे चर्चा करेंगे कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये ऐतिहासिक जीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दी है। अंबिकानंद जी के पास भी मैं जाऊंगी, पर उससे पहले सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल क्या कुछ कहा जीत के बाद। ये मेरे लिए डबल खुशी का माहौल है कि मेरे जाने के बाद मेरे साथी गुजरात का विकास करने में कोई कमी नहीं रखी। 2014 मई में लोकसभा के चुनाव के बाद इस देश में विकास का एक माहौल बना है, विकास की भूख जगी है, सरकारों की प्रायोरिटी विकास बनता चला गया है। भाजपा आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन देश को विकास के रास्ते से डिरेल करने की हरकतें कृपा करके मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ दिखती थी कि मैदान में है, लेकिन उसके सिवाय इतनी ताकतें लगी हुई थी कि एक बार गुजरात में गिरा दो। अंबिकानंद जी, मोदी लगातार कह रहे हैं ऐतिहासिक जीत है, जबकि सीटें उनकी बहुत कम हुई हैं, 100 के नीचे आ गया है आंकड़ा। और अगर हम देखें तो पिछले कई चुनावों में सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी का गुजरात में रहा है। क्यों ऐतिहासिक मानते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, इन्होंने ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना नजरिया है। मैं एक पत्रकार हूं, मेरा अपना नजरिया है। हमें किसी पार्टी से कुछ लेना लादना नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि ब्रांड मोदी की साख बाल बाल बची गुजरात में। ये नतीजे यही दिखलाते हैं। मैजिक आप इसको कह सकती हैं मोदी जी का बरकरार है, और आपके कहने का भी तात्पर्य शायद सही है इस मायने में कि देखिए, आज इस देश में करीब करीब सारे राजनीतिक पर्यवेक्षकों को मालूम है अच्छी तरह कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बहुत मेहनती इंसान हैं। अगर ये राजनीति करते हैं तो 24 घंटा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी जोड़ का काट कांग्रेस में कोई नहीं है, राहुल जी भी नहीं है। लेकिन ये कतई बड़ी जीत नहीं है गुजरात की। हां, महत्वपूर्ण अवश्य है। मैं फिर दोहराऊंगा, यदि गुजरात में चुनाव वो हार जाते तो भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पे संकट आ जाता। तो वो बच गए। अब इसको आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बच गई। अब बात दूसरी आई है, आने वाले दिनों में इसके जो असर पड़ेंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा नेशनल पॉलिटिक्स में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और शायद वो ऐतिहासिक है। आपने देखा होगा कि राहुल भैया के समर्थन में ममता बनर्जी आ गई, डीएमके आ गया, सामना में अग्रलेख लिख रहे हैं स्वयं उद्धव ठाकरे जी,
और तरह तरह के लोग। कहने का मतलब ये है कि जैसा एक जमाने में जब इंदिरा गांधी का पावर चरम पे था, उनकी लश्कर जोरदार ढंग से असरदार थी जी, तब जिस तरह सारे विपक्षी दल एक महागठबंधन बनाए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, मैं तो आने वाले दिनों में देख रहा हूं कि वैसा ही कुछ राजनीतिक पुनरावृत्ति हो सकती है। बिल्कुल। और क्या आप ये, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, ये वहां चर्चा लगातार जारी है। का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात और हिमाचल में दोनों ही जगह अपनी जीत का परचम लहराया है बीजेपी ने। तमाम पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। शलभमणि त्रिपाठी जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी है और मोहम्मद खान स्पोक्स पर्सन कांग्रेस हमसे जुड़ गए हैं। अंबिकानंद जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मोहम्मद खान साहब, क्या गलती रह गई आप लोगों से? आप जिस तरह से इसको नैतिक जीत बता रहे हैं, क्या नहीं लगता कि ये ढांढस मात्र है कांग्रेस के लिए? जी देखिए मैम, मैं देख रहा हूं कल से मीडिया कोशिश कर रही है ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस मायूस क्यों नहीं है। इतना बुरा नतीजा आया, कांग्रेस मायूस क्यों नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कांग्रेस इस नतीजे से खुश है। बेहतर हो सकता था। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। हमें गर्व है उस कैंपेन पे जो हमने चलाई। हमारी कैंपेन की टोन, मैं सबको वो चैलेंज देता हूं कि आप मुझे दिखा दीजिए राहुल जी ने कभी प्रधानमंत्री जी को अटैक किया हो, कभी उन्हें किसी गलत शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए हो, कभी उन्हें कोई नाम बुलाया हो, कभी इस कैंपेन की मर्यादा कम की हो। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कैंपेन की, भैया उन्होंने तो सब कुछ फेंक दिया इस कैंपेन पे। बोल दिया कि जो बोलने की जरूरत है बोल दूंगा, जो करने की जरूरत है कर दूंगा, बस मुझे चुनाव जिता दो। अरे जनाब, आप जीत गए, मगर गुजरात की आधी जनता ने आपको ठुकरा दिया। और अब आप तैयार हो जाइए 2019 के लिए और 2018 के लिए, क्योंकि देश की जनता आने वाली है और आपसे पक गई है। ये है गुजरात चुनाव का महत्व। मैं खान साहब आपकी इस बात का विरोध करूंगी कि मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस अपना संयम खो दे या उनको हम डीमोरलाइज करें। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है सर कि विपक्ष मजबूत हो, और मीडिया की भी यही कोशिश है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, ये चर्चा हमारी लगातार जारी है। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। मैदा तथा सस्ते व कम गुण वाले पाम ऑयल के साथ जुड़ा हुआ है शलभमणि त्रिपाठी जी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हैं। मोहम्मद खान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंबिकानंद साहब जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 3.5 साल पहले कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को बुलंद किया था। इस अभियान को बीजेपी ने 2 कदम और आगे बढ़ाया है। गुजरात में बीजेपी ने सत्ता को बरकरार रखा है, जबकि हिमाचल प्रदेश को बीजेपी ने कांग्रेस के पंजे से छीन लिया है। आलम यह है कि देश के नक्शे पर कांग्रेस अब सिर्फ 5 राज्यों में सिमट कर रह गई है। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत अभियान आगे बढ़ा। कांग्रेस के हाथ से निकला हिमाचल। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के विजय रथ को और आगे बढ़ा दिया। मोदी के मैजिक से बीजेपी ने गुजरात में सत्ता बरकरार रखी, तो दूसरी ओर कांग्रेस के हाथ से हिमाचल प्रदेश छीन लिया। हिंदुस्तान के नक्शे में देखें तो एनडीए की विजय का भगवा रंग 19 राज्यों में फैल चुका है। इनमें गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और नागालैंड शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत है, नरेंद्र भाई मोदी की जीत है और राहुल गांधी की पहली हार है। जो राहुल गांधी ने गुजरात की अस्मिता को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गुजरात की अस्मिता नहीं टूटी और हिमाचल की हार और गुजरात की हार राहुल गांधी की हार है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। बीते 3.5 सालों में बीजेपी ने केंद्र समेत कई राज्यों में कांग्रेस से सत्ता छीनी। हिमाचल प्रदेश हाथ से निकलने के बाद कांग्रेस की हालत यह है कि हिंदुस्तान के नक्शे पर उसका परचम महज 5 राज्यों में ही सीमित रह गया है, जिसमें पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम और पुडुचेरी शामिल हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो हिंदुस्तान की करीब 68.9% आबादी पर एनडीए की सत्ता है।
जबकि कांग्रेस की हुकूमत महज 7.78% आबादी पर ही रह गई है। गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन सत्ता के जादुई आंकड़े तक न पहुंच सकी। साल 2018 में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। कांग्रेस की कमान अब राहुल गांधी के हाथों में है। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव में हार के सिलसिले को जीत में बदल पाएगी या फिर बीजेपी का रथ यूं ही विजय पथ पर दौड़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शलभ मणि जी, आपका रुख करूंगी। मोदी साहब को छोड़ दीजिए अब देश के लिए, उनको देश का प्रधानमंत्री रहने दीजिए। कब तक मोदी के नाम पर आप लोग चुनाव जीतते रहेंगे? आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स के नाम पर आप क्यों नहीं जीत रहे? विजय रूपानी क्यों नहीं वो मजबूती दे पाए कि मोदी साहब को इतनी रैलियां करनी पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ये गौरव है कि हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे एक लीडर हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा यह हक बनता है कि हम पार्टी के तौर पर उनके जो काम है उनको लेकर आगे बढ़े। और पार्टी देश का भी हक बनता है कि वो देश के लिए भी कुछ काम कर पाए। आम आदमी का भी हक बनता है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हम भी चाहते हैं कि वो दिल्ली में रहें और कुछ देश को समय दें। अब उन्होंने गुजरात का खत्म हुआ है तो दूसरा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। विदेश यात्रा देखिए वो विदेश में यात्रा करके आते हैं और अगले दिन सुबह 8 बजे किसी कार्यक्रम में होते हैं। वो जितनी मेहनत देश के लिए कर रहे हैं, 24 घंटे देश के लिए जी रहे हैं, और अगर देश के लिए जी रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको सरकार के लिए छोड़ दीजिए। वो सरकार के साथ भी काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए, जिस पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से शुरू करके उन्होंने अपना कैरियर आज जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं उसके लिए वो अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है तो आप देखिए, राहुल गांधी जी के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि राहुल गांधी, एक आखिरी बात, राहुल गांधी जी के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि राहुल गांधी जी आज भी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। वो बिहार में लालू यादव के भरोसे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के भरोसे हैं, और जब गुजरात जाते हैं तो हार्दिक पटेल जैसे लोग जो कि खुद भी आज चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके कंधों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कोई मुकाबला नहीं है। राहुल गांधी जी का और नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। अनुप्रिया पटेल, आप इसकी तो बात ही मत कीजिए। बिहार में भी नीतीश कुमार आपके अच्छे मित्र रहे और कई सालों तक रहे। अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हमारे साथ आई थी। अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हमारे साथ आई थी, ना कि हम राहुल गांधी जी की तरह समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर गए थे। समाजवादी पार्टी यहाँ पे सीटें देने को तैयार नहीं थी। और राहुल गांधी जी के जो मैनेजर थे, शलभ मणि जी, आपका दिन है, बोल लीजिए। समझौता हो पाया। ठीक है शलभ मणि जी, सर क्या मानते हैं अंबिकानंद जी, आप बीजेपी की जीत? नहीं, हमारा दिन नहीं है, ये जनता का दिन है। ये जनता का दिन है। ठीक है, चलिए ठीक है। बीजेपी की जीत मानते हैं या प्रजातंत्र की जीत मानते हैं? देखिए, अभी मैं हिमाचल प्रदेश की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, गुजरात पे फोकस कर रहा हूँ जी। और मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर प्रजातंत्र को पुष्पित पल्लवित होना है तो एक मजबूत ऑपोजिशन का होना अनिवार्य है। अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र शलभ मणि जी को मैं एक ही इतिहास से उदाहरण याद दिलाऊंगा कि याद करिए 1984 भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पे सिमट गई थी और उसी का रिएक्शन आज हुआ कि इतना विस्तार भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। आप लोग जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हैं उसका इसी देश में रिएक्शन होगा और एक दिन आएगा कि वो बहुत बढ़ जाएंगे। अगले ही साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका में चुनाव होना है। आप देखिएगा, ऐसा मैं पूर्वानुमान लगा रहा हूं अभी से कि वहां भी गुजरात की तरह जबरदस्त लड़ाई होगी और विपक्ष जो आज बिखरा है, बटा है, वो लामबंद होगा। इस चुनाव की देखिए, बहुत से पूर्वानुमान लगते रहे, बहुत से पूर्वानुमान ध्वस्त होते रहे। फिलहाल तो जनता जो समर्थन दे रही है प्रधानमंत्री मोदी जी को, और वो समर्थन मिलता रहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश के लिए काम कर रहे हैं। 84 में इस देश में क्या हुआ लोगों ने देखा। ठीक है शलभ मणि जी। खान साहब आपके पास भारत मिल गया आपको, कांग्रेस युक्त गुजरात। खान साहब आपके पास आऊंगी। गुजरात में तिकड़ी आपके साथ थी, युवा वोट माना जा रहा था, हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश के रूप में आपके साथ है।
क्या कमी रह गई, क्यों नहीं आप बहुमत का आंकड़ा छू पाए? आप क्या एनालिसिस करते हैं, अंदर खाने पार्टी में क्या चर्चा है, हम वो सुनना चाहते हैं। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है मैम। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। आप जैसे याद होगा 4 महीने पहले लोग ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे थे कि कांग्रेस की 40 सीटें भी नहीं आएंगी, और हम लोग इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। पैसे के नजरिए से देखा जाए, इनकी जो रिसोर्सेज हैं, पूरी कैबिनेट को बिठा दिया उन्होंने वहां ले जाके। ये लोग तो चुनाव के लिए ही जीते हैं, और ये इनकी राजनीति जो है वही प्राथमिकता है। सरकार चलाना तो इनकी प्राथमिकता है ही नहीं। तो हम लोगों ने जो ये कैंपेन बनाई, सबको साथ लेके चले, अलग अलग ग्रुप्स को साथ लेके चले, ये इसका श्रेय सिर्फ राहुल जी को जाता है। आप एक बात पे गौर करेंगी मैम, कई सीटें हैं, करीब 30, मैं आज सुबह डेटा देख रहा था, जिसमें 2000 से कम की मार्जिन से कांग्रेस आ रही है, 2000 से कम, और कुछ में तो 200, 300 में। तो देखिए, वोट का बंटवारा हुआ कुछ सीटों में बीएसपी, एनसीपी और कांग्रेस में, और छोटी सी मार्जिन से हम रह गए। नहीं तो वो सीटें निकाल लेते, आज सरकार हम बना लेते। और ये बात भी है कि बीजेपी का जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है मैम, मुझे सबसे अहम लेसन इस चुनाव से ये लगा है, सबसे बड़ी सीख इस चुनाव से ये लगी कि बीजेपी की जो राजनीति है उसकी एक्सपायरी डेट करीब आती जा रही है। आप कब तक खोखले वादे करोगे? आप कब तक ये घड़ियाली आंसू रोगे कि हाय मैंने देश के लिए ये सब त्याग दिया, वो कर दिया? अरे कुछ कीजिए तो। जनता ने आपको स्वीकारा है, सर, जनता लेकिन उनके साथ है। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन जनता उनके साथ है, लगातार वो जीतते आ रहे हैं। शलभ मणि जी प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास की है मैम, ठीक है, शलभ मणि जी प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास की जीत है, अमित शाह साहब कहते हैं कि ये विकास की जीत है, लेकिन जितनी भी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की या अमित शाह ने की, उसमें कहीं भी हमने गुजरात मॉडल या विकास मॉडल का जिक्र नहीं सुना। तो इसको क्या ये कहा जाए कि ये विकास की जीत नहीं, ये प्योरली मोदी मैजिक है? मोदी के लिए प्यार है गुजरात की जनता का जो सामने आया है वोटों के रूप में? या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि गुजरात के लोगों ने एक छोटी चेतावनी के साथ छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी को, छोटी सी चेतावनी कि अब गुजरात पे ध्यान दे लीजिए, नहीं तो 2019 आपके लिए नहीं बचेगा। जी शलभ मणि जी। शोभना जी, आपकी एक बात बिल्कुल सही है कि गुजरात के लोगों का मोदी जी के लिए असीम प्यार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी को गुजरात की जनता बहुत प्यार करती है। लेकिन अगर आप जो बात कह रहे हैं कि विकास की बात नहीं की गई, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पिछले 1 महीने के दौरान जो भाषण हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के भी और अमित शाह जी के भी, उनकी रिकॉर्डिंग्स उठाकर देखिए। बुलेट ट्रेन से लेके गुजरात के विकास तक की चर्चा हुई है, बिजली पानी तक की चर्चा हुई है। और मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं जो गुजरात के विकास मॉडल का माखौल उड़ा रहे थे, एक बार गुजरात अवश्य जाकर देखें। ये देखें कि नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले का गुजरात कैसा था, और जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद का गुजरात कैसा है। नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले इसी गुजरात में 3-3 महीने के दंगे होते थे। अरे घबराइए मत, मुझे बोलने दीजिए, घबराइए मत। जनता ने आपको एक्सपोज कर दिया है, आप जाति की राजनीति करने गए थे, जनता ने आपको एक्सपोज कर दिया है, पूरी तरह चुनाव हारे हैं, अपनी हार को स्वीकार कीजिए, बोलने दीजिए। आपकी बारी पर मैंने आपको सुना, आपकी बारी पर मैंने आपको सुना। इतना धैर्य रखिए, इतना धैर्य रखिए। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ देश एक कदम और आगे बढ़ चुका है। हिमाचल से भी सफाया हो गया, 5 साल के भीतर हिमाचल से साफ कर दिया जनता ने कांग्रेस पार्टी को। 5 साल के अंदर आप भरोसा नहीं जीत पाए, और यहाँ पर 6वीं बार सरकार बनाई है गुजरात में, और पूर्ण बहुमत से आगे बढ़कर आए हैं। आपने विकास को जो पागल करार दिया, राहुल गांधी जी ने जो विकास का माहौल बनाया, गुजरात की जनता ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, गुजरात की जनता ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी के बारे में इस्तेमाल किया, शर्मिंदा कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को जनता जवाब देती रहेगी। और राहुल गांधी के पास राहुल गांधी की इतनी क्षमता नहीं है वो अकेले चुनाव लड़ पाए। अखिलेश यादव के दरवाजे पर आते हैं, बैठते हैं, लालू यादव के पास जाते हैं, हार्दिक पटेल अल्पेश के पास जाते हैं। नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की स्थिति नहीं है राहुल जी, इसीलिए अकेले चुनाव नहीं लड़ पाए। गुजरात में क्यों नहीं अकेले चुनाव लड़े? गुजरात में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था। गुजरात में आर्थिक की हालत हो गई आपकी, और हिमाचल में बरकरार नहीं रख पाए। कभी तो बोलते राहुल की जनता ने आपको निकाल, अगर राहुल जी कुछ बोलते हैं आप घबराइए मत। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 18 तारीख के पहले क्यों करा ली? राहुल गांधी जी की ताजपोशी आज कराते हैं ना, जब ये पता चलता है गुजरात के चुनावों को लेकर क्यों घबराए हुए थे, हिमाचल के चुनावी नतीजों को लेकर क्यों घबराए हुए थे, विकास को पागल करने वाले ठीक है, जवाब दे दिया। आप दोनों को रोकूंगी। अंबिकानंद जी कुछ कहना चाहते हैं, उनका क्विक रिएक्शन ले लेते हैं सर, फिर ब्रेक पे जाना है प्लीज। देखिए, इस मसले में 2 चीज हो रही है बात।
मुद्दा में मोदी मैजिक और जातिवाद। मैं अपना नजरिया बता सकता हूं बगैर शोर शराबे के कि जातिवाद एक सच्चाई है भारतीय समाज की, इसको कोई नहीं नकार सकता है। पहला जिहाद भगवान बुद्ध ने जातिवाद के खिलाफ छेड़ा, नतीजा हुआ कि बुद्ध बाहर हो गए देश से, जातिवाद यहां रह गया। तो हमारे आंख बंद करने से जातिवाद नहीं समाप्त होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में उनकी विक्ट्री जातिवाद की एक विक्ट्री थी। बिल्कुल। नॉन यादव बैकवर्ड्स और नॉन जाटव दलित, इनको उन्होंने इकट्ठा किया और तब अखिलेश यादव को शिकस्त दी। तो वहां भी जातिवाद था। और मेरे बात में एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि अगर पटेल भाजपा के साथ हो तो वो राष्ट्रवादी है, वरना राष्ट्रवादी जातिवादी है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइए।